लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज ये हमारी जीओसी की पहली क्लास है और जो ब्रह्मास्त्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बैच हमने बनाया है उसकी पहली क्लास है ना। मैं शुरुआत करता हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखेंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं चीज़ों को कवर करूँगा, आप बस मेरे साथ बने रहे, आराम आराम से चीज़ों को सीखेंगे। राइट प्यारे बच्चों, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका नाम है। आपसे कोई पूछे कि रिएक्शन का मतलब क्या होता है तो आप बोलोगे सर रिएक्शन का मतलब होता है एनी हैपनिंग। एनी हैपनिंग, और एनी हैपनिंग भी क्यों बोलना, आप बोलो कुछ नहीं भी कर रहे तो भी रिएक्शन हो रही है, हाँ या ना, किसी ना किसी सब्सटेंस की रिएक्शन हो ही रही है। राइट, अब बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली टर्म यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस की है स्पॉन्टेनियस या फिजिबल टाइप ऑफ द रिएक्शन, और दूसरी मैंने इंट्रोड्यूस की है जहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऑल्दो ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, लेकिन अभी के लिए ऐसा समझे एक ऐसी रिएक्शन जो अपने आप ही हो रही है, या ऐसी रिएक्शन जिसको एक बार इनिशिएशन दे दिया जाए, एक बार स्टार्ट कर दिया जाए तो फर्दर वो स्टार्ट ही रहता है। तो ऐसी प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिजिबल टाइप ऑफ द प्रोसेस या फिजिबल रिएक्शन। क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया? और एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जब तक फोर्स अप्लाई करते रहोगे, जब तक एनर्जी देते रहोगे तब तक रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या दोनों बातों को, अर्थों को समझ चुके हो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? मैंने सीधी सीधी भाषा में आप लोगों से बोला है एक ऐसी रिएक्शन जो प्रोसीड होने के लिए लगातार आपको फोर्स अप्लाई करना ही पड़े, एनर्जी देनी ही पड़े, उसको बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। और जहाँ एक बार इनिशिएशन या स्वतः हो जाने वाली रिएक्शंस का नाम क्या होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सर क्या कोई डेफिनेशन पूछ सकता है इसकी? कभी नहीं। बस ये याद रखना कि यहाँ पर आफ्टर अप्लाइंग द ड्राइविंग फोर्स का मतलब इनिशिएटेड फोर्स, ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी बेटा, स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस में ड्राइविंग फोर्स नहीं होता, वहाँ सीधा कॉन्टिन्यूस फोर्स होता है। जैसे एग्जांपल दूं तो घर की, जैसे मान लो पानी टंकी ऊपर भरनी है तुम्हें, तो मोटर चलानी पड़ेगी ना। जैसी मोटर बंद करोगे तो पानी ऊपर जाना बंद हो जाएगा ना, हाँ या ना। अब यही प्रोसेस ऊपर से नीचे गिरो, मोटर बंद रहने तो ऊपर से नीचे पानी आता रहेगा, स्पॉन्टेनियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? नीचे से ऊपर नॉन स्पॉन्टेनियस, ऊपर से नीचे स्पॉन्टेनियस। क्लियर है मेरी बात? तो ये आप लोगों को प्रोसेस अपने दिमाग में होनी चाहिए। चलो सर, इसके बारे में सर क्या ही लिखवाना, बेसिक चीज़ें, आगे आ जाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी मैं पढ़ता हूँ रिएक्शन, तो रिएक्शन के अंदर पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है बेटा रिएक्टेंट और दूसरा पाया जाता है प्रोडक्ट। सब जानते हैं इस बात को कि एक लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग रिएक्टेंट लिख देते हैं, राइट हैंड साइड पर हम लोग क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट लिख देते हैं। अब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल इतनी बातें करती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट लिखा हुआ है ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट। जनरली बच्चा रिएक्टेंट और रिएजेंट को डिफरेंट मान लेता है, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है। रिएक्टेंट एंड रिएजेंट आर नॉट डिफरेंट, रिएजेंट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट के अंदर जिस पर अटैक हो रहा है और जो अटैक कर रहा है, ये दोनों ही कंसिडरेबल हैं। और जिस पर अटैक होता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जो अटैक करता है उसका नाम होता है रीएजेंट। एजेंट का काम ही यही है, जैसे LIC एजेंट, वो अपनी पॉलिसी करे या ना करे पर तुम्हें ना जीने के फायदे बता ही देगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो दूसरों पर अटैक करेगा उसका नाम क्या होगा बेटा, रीएजेंट, और जो अटैक करवा रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये अटैकिंग स्पीसीज है एंड द स्पीसीज एट विच अटैकिंग इज प्रोसीड। राइट, अब बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखिए। प्रोडक्ट की बात करूं तो यार प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम मेजर और एक का नाम क्या है, माइनर। इन्हीं के बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेट आती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है जिसके वन स्टेप बाद ही प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर? अब बहुत ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ, बेहद सिंपल सी रिएक्शन लेंगे। मैंने बोला ये CH3 है, ये Cl है, और यहाँ पर मैंने KOH की रिएक्शन करा दी बच्चा। ऐसा करने पर बनने वाला कंपाउंड ये कुछ बनेगा और यहाँ से KCl रिलीज होगा। सही है क्या? आप मुझे बताइए ये क्या दिखाई दे रहा है? सर ये तो रिएक्टेंट है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? सर ये रिएजेंट है। गलत, ये दोनों ही रिएक्टेंट है। नहीं आई बात समझ में? अरे आई या नहीं आई?
इसका नाम क्या है? सबस्ट्रेट। और इनको प्यार से क्या जानते हैं हम लोग? रीएजेंट। क्या बात समझ में आई? अरे कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आई। जब कभी भी जीवन में रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होता कि एजेंट है तो क्या रिएक्टेंट हो सकता है? तो किसी से पूछोगे नॉर्मली तो बोलेगा नहीं रिएक्टेंट नहीं है, ये रीएजेंट है। क्यों भाई? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? रिड्यूसिंग एजेंट भी रिएक्टेंट का पार्ट हो सकता है। सबस्ट्रेट मतलब जिस पर अटैक हो, रिएजेंट मतलब जो अटैक करे, प्रोडक्ट मतलब आप समझ पा रहे हो, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। ये दिखाई दे रहे हैं कि ये मेरे पास सर प्रोडक्ट है और ये मेरे पास क्या है जी? बाई प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट की पहचान कैसे होती है? जो मेजर होता है वही प्रोडक्ट होता है। सर क्या माइनर प्रोडक्ट नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं बेटा? बाई प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? बता क्या ये बेसिक। किसी ने पूछा है सर यहाँ बीपी का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर। क्या मतलब इसका? बाई प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? बाई प्रोडक्ट। चलिए भाई, अब चलिए गेम को समझने की कोशिश करते हैं, आगे सीखने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, एक टर्म मेरे पास आती है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरी टर्म का नाम क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। बहुत ध्यान से आराम आराम से चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रो, और फाइल का मतलब होता है लविंग। तो इलेक्ट्रॉन की लविंग स्पीसीज हो गई, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा? जिसके पास कौन सा चार्ज होगा बताओ? मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लवर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही तो होगा, हाँ या ना? चार्ज से ही क्यों डिफाइन करें? हम तो एक बात कहते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है वो इलेक्ट्रॉन को क्यों चाहेगा? नहीं, बात समझ में, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इसको मैंने क्या बोला सर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ आ जाओ। न्यूक्लियो मतलब कि न्यूक्लियस से बात हो रही है। न्यूक्लियस का नेचर क्या होता है बेटा? प्लस। फाइल का मतलब क्या होता है? वही लविंग। तो सर ये है लविंग और ये है प्लस, तो प्लस का लवर कौन होगा बेटा बताओ? माइनस। या मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, बताओ हाँ या ना? भाई प्लस पर अटैक कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। बोलो। अब बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें। कहने सुनने में आती है कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है ई प्लस। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? ई प्लस। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है एन यू माइनस। ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जैसे ओ एच माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, ऐसे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और एक क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। एक है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और एक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, राइट? नेक्स्ट है, यहां मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं। ऐसा जनरली कह दिया जाता है कि जितने भी प्लस चार्ज हैं दे ऑल आर कंसिडर एज ए इलेक्ट्रोफाइल, जो कि गलत है। आगे बात समझ में भाई? पहले सुन लो, सभी प्लस को इलेक्ट्रोफाइल कह देना गलत है। ऐसे जाने कितने प्लस हैं जो प्लस होते हुए भी उन्हें कोई इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा। हाई बात समझ में नहीं आ रही? प्लस होने के बावजूद भी उनको इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहे। तो ऐसी भी सिचुएशंस आ ही जाती हैं। बहुत ध्यान से देखो। हाँ, प्रोटोनोफिलिक बोल सकते हैं बच्चे। न्यूक्लियोफाइल कैन ऑल्सो बी नोन एज प्रोटोनोफिलिक, चलो, या प्रोटोन फाइल आप इसको बोल सकते हैं। इधर आओ। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी सर, बहुत बढ़िया। पहले मैं ना इलेक्ट्रोफाइल के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ। देखो भैया, सर जिन पे H प्लस, सी एल प्लस, बी आर प्लस, आई प्लस, NO2 प्लस, SO3, H प्लस होंगे, उनको मैं इलेक्ट्रोफाइल बोलूँगा, कोई संदेह नहीं। एक स्पीसीज का नाम है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्या नाम है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ना टेक्निकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे नेचर में, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, जैसे BF3 है बेटा। अब तुम देखना, ये बोरॉन है, ये F है, ये F है और ये F है। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम यहाँ पे? 6। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 हैं तो इसका मतलब इसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है। ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन को लेना, और चाहेगा तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सेम केस AlCl3, सेम केस FeCl3। सर SO3, आप क्या कह रहे थे अभी? आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कि ऐसी स्पीसीज है SO3 जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, और आपने बोला ऑक्टेट पूरा। इसमें देखना सर, इसमें तो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उसके बावजूद भी कैसा है?
इलेक्ट्रोफाइल है। जब लिविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, तो मैंने बताया था ऑक्सीजन नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है, और डोनेट करने के बाद डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। और याद करो मैंने बोला था कि अकॉर्डिंग टू लिविस बेस कॉन्सेप्ट या लिविस डॉट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, अगर सेंट्रल मेटल है तो अपनी हमेशा मैक्सिमम कोवलेंसी में रहना पसंद करता है। सल्फर 16th ग्रुप से बिलोंग करता है, 6 बॉन्ड बनाना पसंद करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसीलिए आपने जब भी देखा होगा तो SO3 की फॉर्मेशन के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन आप लोगों को दिखाई देंगे, और 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि ये कैसा स्पीसीज हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो गया। ठीक है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखेंगे, डायरेक्ट सवाल आता है ये। अब जैसे मैंने बोल दिया CH2, अब CH2 भी कैसा है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की कमी है। CCl2, ठीक है, कार्बीन हो गए, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, ये सारी फॉर्मेशन होती है। ZnCl2, BeCl2, SnCl2 और SnCl4, ये सभी कैसी स्पीसीज है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। सर किसी ने पूछा सर SnCl4 है सर, अब सर एक बात बताओ, ये SN है, मैं एक नॉर्मली ज्योमेट्री को देखे बिना 4 बॉन्ड बना दूं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 है तो ऑक्टेट पूरा है। आप कह रहे हो सर कि इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों? क्योंकि सर SN जो है ना, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं है, और सेकंड पीरियड से जैसे जैसे नीचे जाते हैं कोवलेंसी बढ़ती चली जाती है। नहीं सीख पाए भाई? क्लोरीन जो है 1 बॉन्ड भी बना लेता है, 3 भी बना लेता है, 5 भी बना लेता है, 7 भी बना लेता है, जबकि फ्लोरीन 1 ही बनाता है। नहीं किया विचार कभी? बोलो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में चलते हैं वैसे वैसे जो टेंडेंसी टू फॉर्म द मैक्सिमम बॉन्ड क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाती है। ऐसा मानकर आप लोग अभी चलेंगे सारी चीजें सीखने के लिए। आओ ये आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। CO2 को देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, बट इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। वाई? जब ये रिएक्शन में होता है, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है बेटा जी? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। वैसे तो न्यूट्रल है, लेकिन जब रिएक्शन में होता है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। वो कैसे बिहेव कर जाता है उस बात को सीखें सभी बच्चे, देखिए ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये यहाँ से इधर जा सकता है बताओ, और जा सकता है तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ सकता है? माइनस आ सकता है। बोलो, अब आने वाला OH नेगेटिव क्या इस पर अटैक कर सकता है? बताओ। तो इस CO2 में जो ये कार्बन एंड है, ये किसकी तरह काम कर रहा होगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। मान ले कोई पॉजिटिव इस पर अटैक करता तो ये वाला एंड किसकी तरह काम कर रहा होता? न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम लोग अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि ना तो हम लोग ये जाने, मतलब ऐसा मिथ ना पैदा कर देंगे जितने भी पॉजिटिव हैं वो सभी क्या कहलाए जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल। कुछ ऐसे एग्जाम्पल अभी पढ़ाएंगे जो कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं है और पॉजिटिव है। ठीक है। दूसरी बात, ये बात भी याद रखें कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का आप लोगों को एक डेटा अपने दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसी स्पीसीज जो दिखने में न्यूट्रल हो लेकिन जब रिएक्शन में आते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगती है। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो, देखने से तो ऐसा लग रहा है CO2 ने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऑक्टेट पूरा कर रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर क्यों जरूरत पड़ेगी इसको इलेक्ट्रॉन लेने की? जैसे ही ये मीडियम में आया तो मीडियम में आने के बाद इसने प्लस चार्ज को अपने ऊपर रख लिया, और ये जो है ना, ये OH नेगेटिव, इसको ड्राइविंग फोर्स दे रहा है। क्या दे रहा है? इसको ड्राइविंग फोर्स दे रहा है, ताकि ये अपनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा घटा सके। राइट, आओ इधर आइए। तो ये डेटा यहाँ तक क्लियर है, इधर आ जाइए। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है हमारी न्यूक्लियोफाइल, और एग्जाम्पल अपने पास I नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, फलाने नेगेटिव, ढिकाने नेगेटिव। एक बात सुन लो, सुनो सुनो सुनो, जिस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना जल्दी ये इलेक्ट्रॉन देगा, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है मेरी बात? कोई न्यूट्रल है, कोई माइनस है, कोई बहुत ही माइनस है, तो बहुत ही माइनस क्या कहलाया जाएगा? मोर न्यूक्लियोफाइल। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? चलो एक बार चेक कर ले, ये जनरल ऑर्डर है, आगे जाके इसको भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये दिया बेटा, H2SB क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और ऑर्डर मैंने साथ में लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात? अगला देख, वाटर है, अमोनिया है, OH नेगेटिव है, NH नेगेटिव है, ये क्या कहलाए जाएंगे बेटा? ये मैंने ऑर्डर लिखा किसका? न्यूक्लियोफाइल नेचर का। एक बात बताओ, सुनना ध्यान से,
सर OH नेगेटिव और NH नेगेटिव में आपने कैसे बता दिया कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? एक बहुत ध्यान से प्यारी सी एक बात सुनना। ये बात जानते हो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इट कैन होल्ड देयर लोन पेयर, जबकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड नहीं करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक बंदा होल्ड करके रख रहा है और एक नहीं होल्ड करके रख रहा तो वो डोनेट करेगा, और डोनेट का मतलब ही क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब पता लग गया कि इन दोनों में कि ये बेटर न्यूक्लियोफाइल क्यों है, उसका लॉजिक क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ तक कोई दुख दर्द वाली बातें नहीं होनी चाहिए। चलो सर मान लेते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हो सही होगा। ये सवाल देखना कितना प्यारा है। किसी ने पूछा इसमें नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर और यहाँ भी लोन पेयर है सर, कौन सा लोन पेयर डोनेट होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल हो जाए? देखो न्यूक्लियोफाइल तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लोन पेयर है तो वो डोनेशन हो गई। सवाल अर्थक कौन सा लोन पेयर इजीली डोनेट होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो आप बोलेंगे सर ऊपर वाला। वाई? क्योंकि सर इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भरी हुई है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा है, जबकि इस नाइट्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल डबल सिंगल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो डोनेशन होगा, डोनेशन होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ तो बोलो। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट आता है हमारे पास पाई बॉन्डेड कंपाउंड। ये पाई बॉन्डेड कंपाउंड क्या होता है आदित्य? पहले बहुत ध्यान से सुनो बेटा। पाई बॉन्डेड कंपाउंड का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट? और अगर मैं इस पर H+ डाल दूं, देखो भाई तुम जब तक नहीं आई थी तब तक हम न्यूट्रल थे, लेकिन जैसे ही तुम आई या आए तो इनके अंदर कुछ कुछ होने लगा। अब कुछ कुछ होने लगा तो ये बॉन्ड क्या होगा? एक तरफ को मूव हो जाएगा, हाँ या ना? मैं मान लेता हूँ, मैं अभी के लिए मान लेता हूँ कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गए, ड्राइविंग फोर्स ऑफ डैश डैश डैश। तो अब इधर जाने के बाद यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। तो इस नेगेटिव चार्ज पर अटैक किसका हो गया? इस प्लस भाई साहब का, हाँ या ना में जवाब दो। तो ये नेगेटिव वाला जो एंड है यही तो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो पॉजिटिव वाला एंड है यही तो क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल है। नहीं बस समझ पे, इसीलिए इनको एम्बी फाइल भी बोल देते हैं। बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक नेचर आर देयर। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ। जैसे मैंने बेंजीन को ले लिया, आपने बेंजीन के बारे में सुना होगा, एक प्रोसेस है नाइट्रेशन। बेंजीन पर NO2 ग्रुप अटैक करता है नाइट्रेशन में और नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। तो प्यारे बच्चों बेंजीन पर अगर प्लस अटैक कर रहा है तो इसका मतलब बेंजीन खुद क्या होगा? सोचो, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, NO2 पॉजिटिव अटैक करके क्या बना देगा? नाइट्रोबेंजीन। तो होप ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब ना सीधा चलिए जी, अब थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ा लेते हैं। बहुत ध्यान से ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताना ज़रा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो भाई। अक्षत, अनाया, दीपिका, हर्ष, आबिक, आदित्य, प्रियांशी, प्रियांशा, बताओ। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाइए। चलो ये देखना, ये देखो फोटो कितना सिंपल है। सर ने क्या लिखा हुआ है? दोज आर नोट इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं कंसिडर होंगे, कौन कौन से जी? जैसे Na+। क्या बोला था सर ने? क्या हर प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? तो Na+ को बोल दो इलेक्ट्रोफाइल, फिर नहीं बोल सकते। जैसे Mg+2, जैसे Al+3, जैसे NH4 पॉजिटिव। ऑक्टेट पूरा होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर नहीं शो करता, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 4 से ज़्यादा बॉन्ड थोड़ी दिखा देगा। नहीं बात समझ में क्लियर है मेरी बात? ऐसे ही H3O पॉजिटिव 4 बॉन्ड नहीं बना सकता जी, 3 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन सल्फर होता, फॉस्फोरस होता, क्योंकि सर वो थर्ड ग्रुप ऑनवर्ड एलिमेंट हैं, तो दे कैन एक्सटेंड देयर कोवैलेंसी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। तो इस तरीके से मुझे ये बात पता लगती है कि वाई दीज आर नॉट कंसिडर एज ए प्रॉपर इलेक्ट्रोफाइल। एक टर्म और आती है, नाम है एम्बी फाइल। एम्बी फाइल जैसा भी मैंने बताया, जिसमें दोनों नेचर हो, इलेक्ट्रोफाइल भी नेचर हो और न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लेते हैं, भैया पानी को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा पानी? पानी कह रहा हमें ऐसे तोड़ो।
कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? ऑक्सीजन पे। जिस पर मूव करते उस पर नेगेटिव, जिससे मूव करते उस पर पॉजिटिव। क्लियर? एक बात जीवन पे याद कर लीजिए, पॉजिटिव कभी भी किसी पर जाकर अटैक नहीं करता, नेगेटिव ही हमेशा पॉजिटिव पर अटैक करता है। तो एरो के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये जो पॉजिटिव है ये कभी इधर जाके अटैक नहीं करेगा कि बच्चे बना दे एरो। ये बॉन्ड अटैक ऐसे था। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये नेगेटिव जाके इस पर अटैक करेगा। तो तुम क्या सीखे? ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। जब एक ही स्पीशीज में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं बताओ जरा? एम्बीफाइल। क्या बोलते हैं उनको? एम्बीफाइल। चलो नेक्स्ट देखो जरा। अच्छा ये तो हो गया, मतलब भावनाओं को समझ गए या नहीं समझे बताओ? तो ऊपर क्या आ जाएगा? OH आ जाना चाहिए। ये क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर भी OH आ जाना चाहिए। इधर आ जाओ, ये भी महा सिंपल सवाल है। कार्बन नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन। जिस पर नेगेटिव उस पर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना? डोनेट करने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव। ये H प्लस ये OH माइनस। बेटा प्लस किस पर अटैक करना चाहेगा? सर प्लस कभी अटैक ना करता, अटैक माइनस ही करता है। तो इसलिए आप भावनाओं को समझो। और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? सर ये कार्बन है, इधर आ जाएगा OH, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा N और ये आ जाएगा H। बोलो हाँ या ना? आप शायद ये बात सीख पा रहे होंगे कि ये पॉजिटिव एंड है इलेक्ट्रोफाइल, ये नेगेटिव एंड है न्यूक्लियोफाइल। जब दोनों एंड एक ही कंपाउंड में तो नाम हो गया एम्बीफाइल। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। देखिए 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 नेक्स्ट देखो भाई, एक टर्म आती है जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल, एक टर्म जिसका नाम इलेक्ट्रोफाइल, या इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं लिखना, ऐसे लिखो न्यूक्लियोफाइल और बेस। और एक टर्म आती है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, कोई न्यूक्लियोफाइल है उसकी जो पार है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की उसका नाम ही क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी। कोई बेस है तो उसकी जो पार होगा उसी का नाम क्या हो जाएगा बेटा? बेसिसिटी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलो थोड़ा भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। नो नो नो, यूट्यूब पे ये लेक्चर नहीं जाएगा, ठीक है ना? शुभम अभी बताते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखो। शुभम पहले एग्जाम्पल में मैंने कुछ नहीं बोला बेटा, मैंने बोला, कहाँ गया? पहले एग्जाम्पल में मैंने बोला ये ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो माइनस और ये प्लस, तो प्लस पर अटैक करेगा माइनस और माइनस पर प्लस, मतलब समझ रहे हो ना? तो जो क्योंकि एक ही पर नेगेटिव और एक ही कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्बीफाइल। चलो भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो नई चीज़ों की शुरुआत कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ सीखें। प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या अंतर है पहले ये गेम समझो। ये समझ जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में भी अंतर आप लोग समझ ही जाओगे। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सर न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या अंतर है जरा बताना। देखो भाई सभी बच्चे इधर देखें, सभी। मैंने बोला तुम्हारे जीवन में एक रिएक्शन है, ये C है, ये H है, ये H है, ये H है और ये Cl है। बड़ी फेमस है, बिल्कुल जबरदस्त है, ऐसे समझो। और ले लेते हैं एक और एक। अब जब मैंने इस पर KOH डाला प्यारे बच्चों, अगर ये मीडियम एक्वस है, कौन सा मीडियम है बेटा? एक्वस। जब मीडियम एक्वस होगा तो भैया ये ब्रेक होगा, दुनिया जानती है हर मीडियम में ही ब्रेक होगा। तो K प्लस और OH माइनस अटैकिंग रिएजेंट फिलहाल के लिए ये है, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि यहाँ से Cl नेगेटिव बॉन्ड को तोड़ेगा और इस पर क्या लगा देगा बेटा? प्लस लगा देगा। ये तो बात सभी जानते होंगे। कार्बन और Cl में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है, बॉन्ड को तोड़ के अपने ऊपर नेगेटिव और इस पर प्लस, तो ये K प्लस और ये Cl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा KCl। बचा ये OH, OH जाकर अटैक करेगा। ऐसा करने से जो कंपाउंड बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है प्यारे बच्चों, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, प्रॉपर समझ में भी आ रहा होगा। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन भाई बहुत ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारा नाम कार्बन है, तुम्हारे साथ 3 हाइड्रोजन है, तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन है, तुम Cl हो, तुम KOH एल्कोहलिक हो। अब चाहे एल्कोहलिक हो चाहे एक्वस हो, भैया रिलीज तो यहाँ से OH नेगेटिव ही होगा, हाँ या ना? अब चलो बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, इसमें ये Cl और ये K नो डाउट बाहर हो जाएंगे, है ना? ऑल्दो ऐसे बाहर नहीं होते, बाहर होते हैं ऐसे। OH ने इस H को ले लिया, OH ने कौन से H को ले लिया? इस वाले H को ले लिया। ये अल्फा पोजीशन है, बीटा अभी के लिए समझो बस, ठीक है ना?
इस हाइड्रोजन को कौन ले गया बेटा, ये वाला OH ले गया, इस H+ को कौन ले गया, H ले गया, और बाकी तो आप लोग समझ रहे हो कि KCl बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इट इज CH2 डबली बॉन्ड CH2, इसकी फॉर्मेशन होती है। अब इसमें आप लोग क्या चीज समझे, देखो सुनो सुनो सुनो, जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो हमेशा ऐसे सेंटर पर अटैक करता है जिस पर प्लस चार्ज है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ना ही बात समझ में, अभी नहीं आई, देखो दोबारा सुनो, देखो इसमें कंफ्यूजन है। कुछ किताबें कह देती हैं कार्बन प्लस पर ही चार्ज करे अटैक करेगा, क्यों बोलना है ये सब, आप बोलो हाइड्रोजन पर अटैक ना करे, बस H+ पर अटैक ना करे, प्रोटॉन ना ले, आगे बात समझ में। यहां आ जाओ, और जो बेस होगा, बेस हमेशा वो जो H+ को ही ले ले। आप बताओ इनमें से कौन बेस है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। ऊपर जो मैंने रिएक्शन लिखी है इसमें से कौन बेस है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। सर इसमें जो OH है इसने इस कार्बन पर अटैक किया है, तो इसलिए इस समय जो OH नेगेटिव होगा ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इस केस में जहां ये OH नेगेटिव ने H को लिया है तो ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, बेस की तरह। नहीं आई बात समझ में, अरे हाँ या ना। आप सुन लो, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जब कभी भी नेगेटिव स्पीसीज, लॉन पेयर वाली स्पीसीज किसी H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर ले तो उसका नाम होगा बेस। बेस एलिमेंट हाइड्रोजन होता है, ऐसे सुनो, एलिमेंट की सीरीज में बेस एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट है ना हाइड्रोजन, बेस एलिमेंट, तो बेस मतलब हाइड्रोजन, खत्म। न्यूक्लियोफाइल मतलब अब फिर कोई भी कार्बन सेंटर हो सकता है, सेंटर हो सकता है, पॉजिटिव सेंटर होना चाहिए बस, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं रट लूँ कि कार्बन ही होगा। चलो सर बात समझ में आ गई। मान लेते हैं कि ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आती है, और इसी को हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलेंगे कि कितना जल्दी अटैक कर रहा है। इसी को हम लोग बेसिसिटी बोलेंगे, कितना जल्दी वो H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। चलो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हर किताब में थोड़ा थोड़ा गिवन है। मैंने कोशिश की है कि सबको इकट्ठा करके एक बार आप लोगों के लिए पढ़ा दूं, क्योंकि क्रैश कोर्स है, मेरा उद्देश्य बस एक ही है, पेपर निकले। आगे बात समझ में। ये मोटी मोटी किताबें जाके कॉलेजों में पढ़ लेना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ दो, उससे पेपर निकल जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। तो देखिए भैया इधर आ जाते हैं। कंपेरिजन अगर मैं करता हूँ तो अगर मैं पीरियड की बात करूँ, पीरियड के अंदर बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अलग हो सकता है? हो सकता है। क्या दोनों का ऑर्डर सेम हो सकता है? हो सकता है। तो कुछ बच्चे हर न्यूक्लियोफाइल को बेसिसिटी से या बेस से ऑर्डराइज कर लेते हैं, सेम मान लेते हैं, जो कि गलत है, वही सवाल फंसता है। अब दो बातें। पहली बात, अगर मैं पीरियड में देख रहा हूं, पीरियोडिक टेबल की पीरियड में देख रहा हूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे अगर मैं पीरियड में देख रहा हूं तो बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है भाई? बोथ क्या आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो बढ़ेगा तो वो दूसरा ही बढ़ जाएगा, ऐसे समझो। लेकिन अगर ग्रुप में देख रहा हूं, अगर मैं ग्रुप में देख रहा हूं तो ऐसी कहना गलत होगा। उस केस में, ग्रुप के केस में, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी ये दोनों आपस में क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या बात समझ में आ गई भाई? ग्रुप में इनवर्सली, पीरियड में सेम, याद हो गया। लेकिन ग्रुप में जो फैक्टर काम करता है उसका नाम है साइज, उसका नाम क्या है, साइज। और पीरियड में जो फैक्टर काम करता है उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देख लो कितना घूम गया मामला। मैंने लेफ्ट टू राइट सेम, टॉप टू बॉटम इनवर्सली बता दी। लेफ्ट टू राइट सेम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड है, और टॉप टू बॉटम जो डिफरेंट है वो साइज पर डिफरेंट। और जब भी जीवन में साइज आ जाता है तो हाइड्रेशन एनर्जी आ जाती है, और जब भी हाइड्रेशन एनर्जी आ जाती है तो फिर सॉल्वेंट आ जाते हैं। हाइड्रेशन का मतलब पानी, मतलब सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट तो फिर एक पोलर और एक नॉन पोलर, और उसमें फिर एक वाइड वैरायटी है। जितना घुसते चले जाओ उतना कम पड़ जाएगा। इसीलिए इन बातों को सर कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, बस अपने दिमाग में उसको झोलना है और फिर जबरदस्त तरीके से सवालों पर लग जाना है, ठीक है। चलो आओ सिखाते हैं कहानी बड़ी। मैं फिर कह रहा हूं, आधा अधूरा टॉपिक तो है दुनिया में, लेकिन पूरा नहीं है, और जो पूरा है वो आप लोगों के सामने भी आ रहा है, ठीक।
एक बार ईमानदारी से आंखें बंद कर लो अभी 2-3 सेकंड के लिए, फिर अपना पूरा कंसंट्रेशन ना बोर्ड पे लगा दो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा इस पर डिपेंड एक एक सवाल आप लोग बिना पेन चलाए सॉल्व करोगे, प्रॉमिस है। लेकिन कंडीशन एक ही है, बने रहना पड़ेगा और हाई कंसंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी भाई। ठीक है, मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर इसलिए दे देता हूँ, फिर बाद में आप लोग कहोगे सर तो मुश्किल पढ़ाते हैं। भैया नहीं होगा भैया, सीधी सी बात है, एडवांस का मामला है, जेईई मेंस का मामला है, नीट का मामला है, सीबीएसई नहीं पढ़ा रहे, तो इसलिए हम लोगों को ये बात अपने दिमाग में रखनी पड़ती है, कंटेंट पूरा पढ़ा दो। अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंडेंसी है, और ग्रुप में किस पर है भैया, साइज पर। ये ऑर्डर मैंने बता दिया कि पीरियड में रहेंगे बेटा क्या, सेम जैसे, और ग्रुप में क्या रहेंगे, अपोजिट हो जाएंगे। और ग्रुप में जो एक बड़ा फैक्टर है उसका नाम क्या है बेटा जी, सॉल्वेंट फैक्टर है। क्या नाम है उसका, सॉल्वेंट फैक्टर। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो। आइए, ये एक बार नोट करने की रिक्वायरमेंट है आपको, नोट कर लो एक बार। चलिए जी नेक्स्ट, इधर आओ। आप एक बार अटेंडेंस लेके मुझे व्हाट्सअप करें ना, अटेंडेंस ले ले, ऐसे स्क्रीनशॉट ले ले और व्हाट्सअप करो, कोई भी कर दो, आप एक कर दो या आदित्य कर दो, कोई भी एक बच्चा करके दे दो। चलो इधर आओ, इधर आओ भाई, बाकी इधर आ जाइए, बस बस बस। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई, एक ग्रुप में इन्वर्सली, पीरियड में सेम। चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो कितना सिंपल सवाल है। यहाँ बोला हुआ अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। पहले आप लोग बहुत ध्यान से बेसिक बातों पर आ जाइए। सर अगर ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन है, देखने से एक बात समझ में आती है कि लेफ्ट टू राइट जाने से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बढ़ जाती है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ या ना। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, जैसे ये है, ये अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करके ही तो बेस बनेगा या न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब ये OH है, ये भी अपना लॉन पेयर है नेगेटिव चार्ज, और ये भी F नेगेटिव। F नेगेटिव कह रहा है देखो भाई, हम हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हमारे पास टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर है, हाँ या ना। अरे बोलो, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, ज़्यादा है, और अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मतलब डोनेशन कम हो जाएगा, बता दो। और डोनेशन कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गेम समझ में आ गया, बोलो भाई। इन सब में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, NH2। कोई पूछे सर ये ऑर्डर कौन सा है, तो मैंने लिखा है सर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। कोई पूछे सर बेसिसिटी का ऑर्डर बताना, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये बात समझते हैं बोथ आर सेम। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि सर इनका पीरियड सेम है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। और जब पीरियड नंबर सेम या पीरियड सेम होता है तो जी लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाता हूं तो क्या बढ़ जाता है, बताओ जरा। उस केस में बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, राइट। जैसा बेसिसिटी का ऑर्डर है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा, वैसे वर्सा। बोलो बात समझ में आई, पक्का। अरे पहला सवाल समझ में आ गया, ये तो महाबेसिक था, सबको आता है समझ में, ठीक है। आ जाओ, देखो सर जी बुला रहे हैं तुम्हारे, बहुत ध्यान से देखो। ग्रुप, अब ग्रुप में होता है फंसना। फंसने के लिए बहुत सारी ट्रिक बनाई जाती है, हमने भी कुछ ट्रिक बना रखी है। हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनके बारे में बात ही नहीं करूँगा मैं सीधा सीधा सवाल दूंगा और आप लोग आंसर निकाल दोगे बस, ठीक है। बाकी कभी भविष्य में जाके आप इसमें कोर सब्जेक्ट पढ़ो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, रिपल्शन कम हो जाता है, वो सब लॉजिक हो सकते हैं आपके अपने, ठीक है ना। लेकिन अभी क्योंकि पेपर को अप्रोच करना है तो हमें टू द पॉइंट बातें करनी होंगी। ध्यान से सुनो भाई। टाइप ऑफ सॉल्वेंट, दो प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं जीवन में। एक का नाम है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पोलर प्रोटिक। पोलर का मतलब जिसमें कैटाइन और एनाइन हो, प्रोटिक का मतलब क्या है। देखो शुद्ध भाषा में बता दूं, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड के साथ जुड़ा हो, या मैं बोलूं आपका जो एलिमेंट है वो मैं बोलूं इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो, या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, तो उसको मैं बोलूंगा पोलर प्रोटिक। और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको क्या बोलेंगे, पोलर ए प्रोटिक। क्या अंतर समझ में आ गया नहीं आ गया, दोबारा सुन लो। मैंने बोला ROH, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, आसपास ही है, बिल्कुल साथ ही जुड़े हुए। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं,
हाइड्रोजन क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसको मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज डायरेक्टली अटैच टू द हाइड्रोजन, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जगह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा लेना चाहिए और इसमें एग्जाम्पल ले लेना चाहिए ऐसा, और कभी कभी ना ऐसा भी लिख देते हैं, वैसे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में केवल इतने से बात बन जाएगी। ठीक है, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए सभी बच्चे। इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज अटैच्ड टू द हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर पानी है, अल्कोहल है, एसएच है, थायल अल्कोहल है, और इसके बाद एसिड है कोई, राइट। ऐसे ही ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब इसके लिए एक रूल है, सुनो, अगर तुम्हें पता लग जाए ना एक बार कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और टॉप टू बॉटम साइज का ऑर्डर है, आप क्या काम करोगे? आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? और टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता था? इनवर्सली। नहीं ये बात समझ में? इधर आ जाओ। तो मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, सब जानते हैं दुनिया में, और ये किस पर डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम पे। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। फिर नहीं सीख पाए? बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सर ने सबसे पहले आए और इसके बारे में दो बात बताई। पीरियड में जाओगे कुछ नहीं देखना, बेसिसिटी मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेफ्ट टू राइट जाओगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। क्लियर? टॉप टू बॉटम आओगे तो देखना पड़ेगा सॉल्वेंट क्या है, और सॉल्वेंट ना गिवन हो तो पोलर प्रोटिक मानकर चलो। तो सॉल्वेंट मुझे देखना है, अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है तो मुझे देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम जो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी मतलब बेसिसिटी बढ़ेगी, बेसिसिटी बूस्ट मारेगी। अरे रिलेट कर पाए या घूम गए? सीधी सी बातें हैं यार, ठीक है ना? तुम मुझे लग रहा मुझे और कंफ्यूज कर दोगे। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक का मतलब है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम इज नॉट अटैच्ड है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम इज नॉट अटैच्ड, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना? जैसे DMSO है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ऐसी एसीटोन है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिख जाए तो सीधा रूल क्या होता है बता चल? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का सीधा सीधा रूल है, आगे लिखता हूँ, चलो एक बार देखना है इसको, देखो जरा। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम लोग, इसके बाद की कहानी क्या है जी? सर इतनी बातें आपने बता दी, इसमें एक रिलेशन आप लिखवा दो सर। वैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, जैसे टेट्राहाइड्रोफ्रोन है या इस तरह से जो कंपाउंड्स हैं आपके, ये सभी एसीटोन है। एसीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये सभी एप्रोटिक सॉल्वेंट का ही पार्ट है। और प्यारे बच्चों एक बात बतानी है आपको, सुनो 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 सुनो, इफ एप्रोटिक सॉल्वेंट इज देयर, इफ एप्रोटिक सॉल्वेंट इज देयर, और टॉप टू बॉटम ग्रुप के बारे में बात हो रही है, तो आप लोग क्या सीखे? हम सीखे सर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसके? बेसिसिटी के। नहीं सीख पाए? कितना तो सिंपल पढ़ाता हूँ यार मैं, नहीं महा सिंपल पढ़ा रहा हूँ अभी तो। बोलो ये बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्या ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, कोई भी कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है, बस प्यार से इसको सुनने की ज़रूरत है। लेफ्ट टू राइट, बेस बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, खत्म। किस बात पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। क्लियर? टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं तो देखेंगे पोलर प्रोटिक है या पोलर एप्रोटिक है। अगर ये पोलर प्रोटिक है तो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर तो होता है इनवर्सली, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम, जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। इस केस में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का तो पहले से इनवर्सली था। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, इजीली ये बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। इधर देखो सभी, इधर देखो भाई सभी, तो डेटा क्लियर हुआ? 100% क्लियर हुआ? चलो इस सवाल का आंसर देते हैं।
मैं आपसे कह रहा हूँ ये सवाल पूछा है मैंने पोलर प्रोटिक के लिए। बताओ ऑर्डर क्या होगा सर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम साइज, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है और साइज आ गया और पोलर प्रोटिक दे दिया। पोलर प्रोटिक का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर कम, या उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। ये पढ़ाया था मैंने। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो इस सवाल का आंसर क्या ये हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। ये ऑर्डर कौन सा है? ये ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का है। अगर यही ऑर्डर मैं बेसिसिटी का पूछूंगा तो क्या होगा सर? अपोजिट हो जाएगा विद सेम पोलर प्रोटिक। अगर मैं यहां पर ए प्रोटिक सॉल्वेंट बोल दूं, पोलर ए प्रोटिक, पीएपी, पाप, तो बताओ जरा विद पाप ये ऑर्डर कैसा होगा? सर आपने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसका मतलब ऑर्डर बिकम रिवर्स। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ये बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई मुश्किल लगी कि नहीं लगी बताओ? हमें तो नहीं लगी, तुम्हें लग रही है? कितना सिंपल पढ़ाते सर, है ना? किसी से कोई छेड़खानी नहीं, आराम से चीज़ों को सीख लो। और ये डायरेक्ट वो चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं भाई, डायरेक्ट, ठीक है ना? ये चीज़ें डायरेक्ट जो है पूछी जाती है। रीज़न इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है, राइट? अभी फिलहाल की डेट में सभी बच्चों को डेटा क्लियर है पक्का? ए प्रोटिक, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी में सब डेटा क्लियर होना चाहिए। अधूरा ज्ञान किसको कहते हैं? लॉजिकों के पीछे भगते रहे, बेसिक को भूल जाए, वो अधूरा ही है। कितना भी ऊपर 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 खेल लो, लेकिन जब बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आप फंस ही जाओगे, आप फंस ही जाओगे फिर। चलो तो ये डेटा समझ में आ गया भाई? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएं जरा। आबिकपाल, आदित्य, अक्षत गौड़, अनाया, दीपिका, बोलो बेटा जल्दी से बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान मत होना बस, है ना? मुझे बस एक ही चीज़ का डर रहता है कि बच्चा इसमें परेशान ना हो। देखो भाई इधर आओ, देखो सर ने क्या बताया था। लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाता हूँ, एक पीरियड की फॉर्म में जाता हूँ, तो मुझे बताओ पीरियड के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। देखो मैं 1 मिनट में इसको समराइज कर रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। क्लियर है? तो देखो ये टेक्निकली क्या हो गई, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये बढ़ेगी तो ये घटेंगी तो दोनों नहीं। टॉप टू बॉटम आ जाओ, टॉप टू बॉटम आ जाते हैं तो देखो सर ने क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी तो बढ़ेगी, बेसिसिटी घटेगी। अब चलो ये सिर्फ बोलो, ये सुनो, पहली बात समझो कि इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों आपस में इन्वर्सली हैं, टॉप टू बॉटम। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन्वर्सली है बेसिसिटी के, वो तो पहले से ही थी, और ये इन्वर्सली हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। लेकिन अगर ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पाप होगा, तो इस केस के अंदर तो बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो हाँ या ना? नहीं उल्टा बोला मैंने, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मुझे लगता है मैंने इफेक्टिवली समझा दिया है, ठीक है? लेकिन अभी देखना सवाल में फिर भी घूमोगे। चलो तो शुरुआत करें तुम्हें घुमाने की। एक बार नोट कर लो जिसको जल्दी से नोट करो। हमारी क्लास में एक बच्चा है सत्येंद्र नाम से आता है, अभी कौन है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं देखता हूँ अक्सर हमारी ऑनलाइन क्लास में आगे बैठ जाता है सत्येंद्र। अगर कोई हो तो बता दो। हाँ हमारी क्लास अच्छी लगती होगी, हम हैं ही इतने अच्छे भाई। चलो बहुत बढ़िया। इसी बीच में आप लोगों को बता देता हूँ, आपके सेंटर से एक और नीट में सिलेक्शन हो गया है, पता लग गया होगा आपके ग्रुप पे मैंने सेंड करा था। क्या नाम है उसका पता? मनशा। केमिस्ट्री के अंदर उनके 180 में से 168 मार्क्स आए, और मतलब मैं ऑफिशियली ये बात बोल सकता हूँ कि लास्ट के 6 मंथ में जो उसने पढ़ाई की बहुत ज़बरदस्त, और उसी का रिजल्ट है कि उसके पास आज MBBS गवर्नमेंट कॉलेज है जयपुर में, आई थिंक उसका एडमिशन हुआ है। तो बहुत ही
खुशी की बात है उसके लिए, हमारे लिए तो है ही। टीचर तो केवल डायरेक्शन दिखाता है, अल्टीमेटली मेहनत तो बच्चा ही करता है भाई। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए, इधर आ जाइए, टाइम थोड़ा होने वाला है भाई। सवाल आ चुके हैं आप लोगों के सामने, ये रहे आपके सवाल, बहुत ध्यान से देखो। आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। बेसिसिटी का आप लोग खुद ही जानते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो एक का ऑर्डर जान के दूसरा आप लोग बता देना, आराम आराम से करते हैं। देखो तुम्हारा नाम है पानी और तुम्हें सब न्यूट्रल बोलते हैं, तुम्हें बेटा OH नेगेटिव, है ना। एक है पानी, एक है OH नेगेटिव। सोचिए सोचिए जरा, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी? सर आपने ही तो बताया था, एक नेगेटिव है एक न्यूट्रल है, किसकी ज़्यादा होगी? हमेशा नेगेटिव। बोलो गेम समझ में आया क्या? अरे एक ही बारी में समझ में आया या नहीं आया? बोलो। यहाँ तक की क्लास हमारी क्लास के बच्चों को क्लियर है या नहीं? बोलो। तो ये तो सर बेसिक सी बातें थी। इसके बाद देखिए, एक है अमोनिया, सर ये भी तो न्यूट्रल है, और ये है नेगेटिव चार्ज, मतलब ये भी क्लियर है सर। इस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर सेम रहता है, ठीक है ना, इसमें परेशान मत हो जाना, सेम ही ऑर्डर रहेगा बिल्कुल। जो ज़्यादा नेगेटिव होता है वो अच्छा बेस भी हो सकता है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, ठीक। यहाँ आ जाओ, ये नेगेटिव चार्जर अमोनिया है, अब बताओ, बोलो कुछ तो बोलो भाई, कौन अच्छा बेस होगा, ये सवाल है मेरा। कौन अच्छा बेस होगा अगर ऊपर वाले डेटा से देखें, या कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये सवाल है। ऊपर वाले डेटा से देखें तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये बात पूछने के लिए आप लोग क्या कहोगे? बोलो। आप कहोगे देखो सर बहुत सीधी सी बात है, आपने बोला नेगेटिव वाला अच्छा क्या होना चाहिए बेटा जी? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन नहीं होगा, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल यही है, ऐसा क्यों है उसका लॉजिक समझो प्यारे बच्चों। एक्चुअल में ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है, इसके अंदर पाया जाता है रेजोनेंस। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये इलेक्ट्रॉन पेयर कभी यहाँ तो कभी यहाँ, ऐसा करने पर अलग दो सिमेट्रिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। याद रहे, वर्ड को ध्यान से सुनना, सिमेट्रिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या मैं बोलूँ सिमिट्री। सिमिट्री होने की वजह से इसके पास आ जाती है स्टेबिलिटी, और जिसके पास होगी स्टेबिलिटी वो क्यों देने लगा डोनेशन? बोलो हाँ या ना। वो क्यों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने लगा? बात समझ में आई या नहीं आई? तो इन दोनों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? यही होगा। क्या बात समझ में आ गई सभी को? पक्का? आगे आ जाओ, ये मैंने लिखा है 1 नंबर पे, ये लिखा है 2 नंबर पे, ये लिखा है 3 नंबर पे। मुझे ऑर्डर बता दो, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? सर देखो रेजोनेटिंग, सर रेजोनेटिंग, और देख रहे हो ये भी यहाँ पर एक दो पाई बॉन्ड है, यहाँ एक ही पाई बॉन्ड था, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? और ज़्यादा रहेगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? और ज़्यादा रहेगी। और ये 3 नंबर पे, अगर कोई मुझसे पूछता है तो थर्ड वाले को मैं सबसे मैक्सिमम बताऊंगा, उसके बाद पहला बताऊंगा, उसके बाद दूसरा बताऊंगा। क्या मेरी बात क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? कुछ तो बोलो यार, बोलते तो हो नहीं, बिल्कुल शांत रहते हो। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएं जरा। शुभम मित्तल, वर्षा, वर्षा वर्षा तुम ड्रॉपर हो क्या? तुम पुरानी वर्षा हो क्या? बताओ, पुरानी वर्षा हो गया बेटा, लास्ट ईयर वाली? चलो ठीक है, ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाएंगे सभी बच्चे। तो डेटा क्लियर हुआ भाई, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। अगला बताओ, इसमें बताओ, चलो 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 चलो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बता दो, बताओ। तुम जो सोचोगे उसके विपरीत ही आंसर मिलेगा, तो विपरीत सोचो तो सही मिल जाए, है ना। उल्टे ही सोचो। तुम लोग क्या सोच रहे होंगे? सर ये मैक्सिमम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों में सर ये आपने अभी बताया, ये देता नहीं इलेक्ट्रॉन, ये सर ये तो और ज़्यादा रेजोनेंस शो करता है। भाई फिनॉल के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनते हैं? ज़्यादा बनते हैं कि नहीं बनते? एक 2 बना रहा है, एक बहुत सारे बना रहा है। आप बताइए, ये O नेगेटिव है। अच्छा आप क्लास 11th के बच्चे हो, एक कुछ होता है रेजोनेंस, ऐसा मानो, है ना। जो 11th का नया बच्चा है, बिल्कुल नया नया कच्चा कच्चा टाइप का, उसको रेजोनेंस में दिक्कत होती है। रेजोनेंस का मतलब रज्जो है, रज्जो से आती है स्टेबिलिटी, जीवन में याद रखोगे।
और जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होते हैं उतने आधी रज्जो पाई जाती है तुम्हारे लिए अभी, ठीक है। बाकी जब आप लोग आगे इसको पढ़ लोगे तो मज़ा आने लगेगा आपको। ऐसा कहा जाता है बेटा, ऐसा कहा जाता है कि जो नेगेटिव चार्ज है ना उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही अच्छी तरह बियर कर सकता है। ये बात सही है। नेगेटिव चार्ज को होल्ड कौन कर सकता है? होल्ड करने वाला, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच के रखने वाला। अब जब ये नेगेटिव यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो क्या ये कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ या ना? और अगर ये कार्बन दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कार्बन तो ऑक्सीजन से कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता होगा। मतलब एक जगह नेगेटिव जो कि ऑक्सीजन पर है, उल्टा कार्बन जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहाँ जा रहा है। तो मतलब ये पोजीशन तो इसके मुकाबले स्टेबल नहीं है। यहाँ नेगेटिव यहाँ पर आता है या यहाँ पर आता है, दोनों तरफ कहाँ आ रहा है? ऑक्सीजन पर। मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है भैया, और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या रहनी चाहिए? मिनिमम रहनी चाहिए। नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 अगर मैं डाल दूं तो आंसर होगा 1 की सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2, उसके बाद 3। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? कुछ तो बोल दो। क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर समझ में आ गया? गड़बड़ कहाँ होती है? तुम पहला तो पहचान गए कि सर इसके पास कोई रेजोनेंस नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, सही है, तुम पहला पहचान गए। लेकिन गड़बड़ होती है दूसरे तीसरे में। तुम कहते सर इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा के चक्कर में मारे जाते हैं, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि वहाँ पर सिमेट्रिकल रेजोनेंस है। वहाँ नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ से ऑक्सीजन पर ही आ रहा है, जबकि नेगेटिव चार्ज 3-3 कार्बन पर डीलोकलाइज हो रहा है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या मिलेगी तुम लोगों को? इसकी स्टेबिलिटी क्या, मतलब समझ रहे हो ना? इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसकी स्टेबिलिटी उससे कम, और ये सबसे कम, तो जल्दी से डोनेशन। अगला सवाल, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। देखते हैं भैया कोई बच्चा है क्या इस क्लास में? कोई है इस क्लास में भाई जो आंसर दे पाए? कुछ तो बोलो। बिल्कुल ऐसे बैठ जाता, फ्लैट हो जाता है कि भाई हमसे ना हो पाए सर। ऐसे नहीं, पढ़ाने के बाद तो थोड़ा ट्राई करना चाहिए। आप एक बता जरा। बिल्कुल फ्लैट हो जाते हो ना। जल्दी से आंसर बताओ। हाँ, 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब 2 दूसरे की ज़्यादा होगी, यही कह रहे हो? सही कह रहा है ये? कुछ तो बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई, बहुत जल्दी से सोचिए। इसका तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा सर, यही तो सोचना है। H2O नहीं पूछा मैंने यार, ऊपर वाला पूछा है, वो नीचे वाला बता रहा है। देख ले तू ऑनलाइन में और आ जा। टाइम हो गया पूरा, चले आगे पढ़ाएं। चलो भैया देखो, बहुत सिंपल सी बात है। आप एक बात बताओ, जिसका लॉन पेयर फ्री होगा डोनेशन के लिए, क्या वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? और जिसका फ्री नहीं होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। जो ये NH3 है ना, NH3, इसका जो ये लॉन पेयर है ना यार, अगर ये sp3 कार्बन के अंदर आ गया और ये कॉम्पैक्ट है दूसरी साइड या फ्री साइड है, तो भाई ये ना फ्लिपिंग करता रहता है, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, फ्लिपिंग करता रहता है। और जब भी किसी मॉलिक्यूल के बीच में मोशन रहेगा तो अनस्टेबिलिटी रहेगी, अनस्टेबिलिटी रहेगी तो इट कैन ईजिली डोनेट। ऐसा सोचकर गलती करते हैं। आगे मेरी बात समझ में? ऐसा सोचकर गलती करते हैं, क्योंकि जब मूवमेंट होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी मिलती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? इस सवाल का सही आंसर ये होगा, दिस वन इज मोर इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू दिस। वाई? क्योंकि यहां पर फ्लिपिंग प्रेजेंट नहीं है और यहां फ्लिपिंग प्रेजेंट है। फ्लिपिंग नहीं है तो द लॉन पेयर इज क्वाइट मोर रिपल्सिव और फील मोर रिपल्शन। ये क्या बना है, ये फील कर पा रहे हो आप लोग? एक रिंग है, रिंग के अंदर जो नाइट्रोजन है इसको ऐसे ऐसे बॉन्ड बना दिया मैंने 3D। नहीं समझ पाए? समझ पाए या नहीं समझ पाए भाई? इसको मैंने 3D बॉन्ड बना दिया है। तो कहने का कंसर्न ये है कि इट कैन ईजिली डोनेट, ईजी टू डोनेट। और जब ईजी टू डोनेट है तो इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी मेरे भाई? ज़्यादा होगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। आ जाओ अगला, आ जाओ अगला, आ जाओ अगला, आ जाओ। बता देते इन दोनों में से कौन
अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? इनमें से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? इनमें से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा बताओ भाई। सर H2O2 और H2O में से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा पता लगाना बड़ा आसान है। क्या सर? देखो ये H है, ये O है, ये O है और ये H। प्यारे बच्चों यहाँ भी दो रिपल्शन, दो लॉन पेयर होंगे कि नहीं होंगे? एक लॉन पेयर ऐसे, एक लॉन पेयर ऐसे, एक लॉन पेयर ऐसे, एक लॉन पेयर ऐसे। आप खुद फील करके बता दोगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही आंसर बताओगे। बस मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ लॉन पेयर का रिपल्शन मैक्सिमम होगा? ज़्यादा रिपल्शन जहाँ है वहाँ रिपल्शन मैक्सिमम है। भाई यहाँ पर लॉन पेयर 4 है ना बच्चा, अगर लॉन पेयर 4 है तो मतलब रिपल्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और रिपल्शन ज़्यादा था मतलब इट कैन ईजिली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर और द लाइन पेयर। और जब ये इजीली डोनेट कर जाएगा तो इसका मतलब यही क्या कहलाएगा? अच्छा न्यूक्लियोफाइल। नहीं आई बात समझ में? कुछ तो बोलो, बोलो भैया, बात समझ में आई या नहीं आई? दिमाग घूम गया ना? दिमाग घूम गया ना? बिल्कुल सेलेक्टिव एग्जाम्पल लाया हूँ बेटा, बिल्कुल सेलेक्टिव एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैंने रखे, ठीक है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट है। आप बस घोर तपस्या करके इनको एग्जाम में अपने साथ ले जाना और आप लोगों को 4 से 8 से 12 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सीमा नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। बहुत जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आ जाओ इधर आ जाओ, फिर आराम से नोट करना। इधर आओ, ये सवाल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछा है किसी ने। देखो भाई आप क्या सोचोगे और क्या गलती होगी। देखो आप कह रहे हो सर देखो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज है, सर ये देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, सर ये देखो ये और भी ज़्यादा डोनेट कर रहा है, कार्बन है ना भाई ये देखो सर ये भी डोनेट, ये भी डोनेट, ये भी डोनेट, ये भी डोनेट। सर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला कौन? ये मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उबल रही है तो मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डोनेट कर देगा, डोनेट कर देगा तो ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ऐसा तुम सोच रहे हो, जो कि गलत है। नहीं ये बात समझ में? अब लॉजिक समझो, लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। आप मुझे एक बात बताओ कि न्यूक्लियोफाइल पूरा जाके अटैक करता है या बस लॉन पेयर को ही फेंक के मारता है? पूरा जाके अटैक करता है, सीधी बात है। अगर पहले ही घर में ही अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं ये बात समझ में? न्यूक्लियोफाइल कौन था? जो कार्बन सेंटर पर अटैक करे भाई, हाइड्रोजन को लेने वाला नहीं। हाइड्रोजन को लेने वाला तो बेस है, ये कार्बन के सेंटर पर अटैक करे। मान लो कार्बन घिरा हुआ है दो साइड से, एक साइड उसकी खाली है, या 3 साइड से घिरा हुआ है, एक साइड से खाली है, कोई बड़ा सा बल्कि ग्रुप आएगा, न्यूक्लियोफाइल बोलता होगा कि मैं न्यूक्लियोफाइल 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 न्यूक्लियोफाइल, मुझसे अटैक कर लो, रिएक्शन कर लो। इज दिस पॉसिबल? कार्बन क्या पगला समझा है क्या? तू इतना बड़ा साइज में है, तू मेरी ज्योमेट्री खराब कर देगा, जा पहले छोटा हो क्या। नहीं ये बात समझ में? लेकिन यही पिक्चर अगर मैं कहूं कि H को निकालने वाली बात हो, H को निकालना है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है उतना ज्यादा H अट्रैक्ट होगा जाने के लिए। नहीं यही बात समझ में? भाई न्यूक्लियोफाइल तो जाके अटैक करता है और जम जाता है, लेकिन बेस केवल हाइड्रोजन को निकालता है और निकल जाता है। क्या दोनों में अंतर समझ में आया? नहीं आया? इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों, इसका ऑर्डर तो सर ऐसा ही होगा जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिखा है, लेकिन अगर मैं बेसिक का ऑर्डर लिखना चाहूं तो पिक्चर ऐसी हो जाएगी। लॉजिक बहुत सिंपल है सर, बेस वो होते हैं जो H+ आयन को ले, और H+ आयन को लेने के लिए ज्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो भैया सबस्ट्रेट पर जाकर अटैक करते हैं, उसके साथ रहते हैं। बहुत मुश्किल पढ़ा रहा हूं क्या? ऐसे देख रहा हूं बिल्कुल सहमे हुए से कि कहाँ फंस गए सर, तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ जरा, डेटा क्लियर है? अनाया, दीपिका, देखो गेम तो क्लियर होना चाहिए, और देखो क्लियर नहीं है तो इस लेवल पे आना पड़ेगा। हम तो सही पढ़ा रहे हैं, इस लेवल पर आपको आना ही पड़ेगा। सुन लीजिए, समझ लीजिए, नहीं आ रहे तो दिक्कत होगी भाई। फिर तो यही है, अपनी आंखें बंद करके तुम भाग रहे हो, और भागते भागते किसी ने पूछा कौन जीतेगा, तुमने बोला हम ही जीतेंगे, क्योंकि आसपास कोई दिखाई दे ही नहीं रहा। आंखें खोल के भागोगे तो समझ में आएगा कि जीतेगा कौन। तो ये वही बात है भैया, आराम से चीज़ों को ईमानदारी से समझो। मैं इसका रीज़न लिखूँ या समझ गए? समझ गए? अगला सवाल देखना। चलो ये HW दे दूँ या बता दूँ? अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है, बताओ
तुम अच्छे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हो? बोला नहीं, रेजोनेंस है हमारे पास। तुम अच्छे हो सकते हो? ना बेटा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अरे ये वही तो था, फिनॉल सा टाइप से बनाया था जो मैंने, भूल गए तुम लोग? बेटा अंदर गोला और अंदर 3 बॉन्ड, एक ही बात है, ठीक है। तो ये वाली बात और ये वाली बात तो रिजेंबल कर गई। अब इन दोनों में से अगर कोई स्टेबिलिटी पूछेगा तो विच वन इज मोर स्टेबल? दिस वन, मतलब दिस वन इज लीस्ट न्यूक्लियोफाइल। नई बात समझ में? अरे हाँ या ना? अच्छा सुनो, लीस्ट कब होता? अभी न्यूट्रल को भी देख लो, अभी न्यूट्रल को भी तो देख लो, न्यूट्रल होते हैं लीस्ट तो, न्यूक्लियोफाइल तो न्यूट्रल होते हैं लीस्ट नहीं। इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 5 अगर मुझे देना पड़ जाए तो बताओ क्या आंसर हो? सोचो सर, सबसे ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा इसके अंदर? सर 5वां ही होगा। उसके बाद कौन सा होगा सर? अच्छा इन दोनों में कंपेयर करें तो ये O नेगेटिव S नेगेटिव, क्या बताया था? अरे क्या बताया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी नेचर कम। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी नेचर क्या होगा? कम। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? दूसरा नंबर। उसके बाद आप लोगों का आना चाहिए क्या? फिर इन दोनों में से आना चाहिए। तो मुझे आई थिंक लगता है कि 1 आना चाहिए, 1 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद अच्छा एक हमारा न्यूट्रल और इसमें कंपेरिजन कर लिया था हम, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज हो रहे हैं कि न्यूट्रल वाले, क्योंकि अमोनिया वाला केस क्या था? न्यूट्रल, और उसके बावजूद भी नेगेटिव की क्या थी बेटा जी? कम थी। तो मुझे यहाँ पर इसको ऐसे लिखना चाहिए 5 2 के बाद क्या लिखना चाहिए बेटा मुझे? यहाँ मुझे लिखना चाहिए 4, और 4 के बाद फिर मुझे लिखना चाहिए फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद फिर मुझे लिखना चाहिए थर्ड। ये मैंने 4 क्यों पहले लिखा उसका रीजन मैं बता दूं, ये देखो। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? अमोनिया वाला केस बता, ये देखो। क्लियर? रीजन समझ में आ गया ना भाई? न्यूट्रल है लेकिन इससे क्या होगा? कमी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस का फॉर्मेशन लग रहा है। चलो, तो ये डेटा हमारी क्लास के बच्चा लोगों को क्लियर होना चाहिए। आराम से ईमानदारी से इसको देखो, समझो और आराम आराम से सवाल करो। जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इसकी एक शीट देंगे आपको, और फिर आपको हम लोग इंटरमीडिएट केमिस्ट्री को सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, बेंजीन, बेंजाइन को जो है और कार्बीन, इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या डेटा समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।